वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। और आज हम फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ हैं। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिख रहा है कि इसका हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। जरा प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है। इस डिस्क का मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है। और इस डिस्क को किसी पॉइंट के अबाउट हिंज किया गया है, दैट इज पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट के अबाउट डिस्क को रखा गया है। इसके अबाउट डिस्क रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे दीवार में इसको फिक्स कर दिया गया। आफ्टर दैट एक मासलेस स्ट्रिंग ली गई। उस स्ट्रिंग के एक एंड पे एक स्प्रिंग लगाया गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फिक्स कर दिया गया। आफ्टर दैट उसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक स्मॉल मास एम लगाया गया और इस तरीके से इसको हैंग कर दिया गया। तो इस वक्त जो आपको पोजीशन दिख रही है, ये पोजीशन हमारे पास ये रेस्ट पोजीशन है, दैट इज रेस्ट पोजीशन। तो ये सिस्टम समझ में आया। आफ्टर दैट हमें इसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है, अगर इस बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें तो ये इस बॉडी में मोशन एंगुलर हो सकता है। जो डिस्क है, डिस्क में एंगुलर मोशन हो सकता है। जो स्मॉल मास है वो लीनियर मोशन करेगा। तो अगर हम इस स्मॉल मास एम को थोड़ा सा नीचे ले आए और छोड़ दें, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये मास अप डाउन करेगा और उसी के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्क होगा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से रोटेट करेगा बार बार एक मीन पोजीशन के अबाउट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और जो आपकी स्प्रिंग है वो इलांगेट होगी, फिर वापस आएगी, फिर इलांगेट होगी, फिर वापस आएगी। तो इस टाइप से ये मोशन स्टार्ट हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसी मोशन का हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्योंकि सिस्टम अनडैम्प्ड है, फ्री वाइब्रेशन है। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अक्सर हम लोगों ने देखा है पिछले कई क्वेश्चंस में कि जब कई बार सिस्टम में एंगुलर मोशंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, दो मास दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों में मोशन हो रहा है, इस सिचुएशंस में हमारे पास जो एनर्जी मेथड है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। तो इसको हम लोग एनर्जी मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे। तो फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम बाय एनर्जी मेथड। वी विल यूज एनर्जी मेथड। एंड व्हाट इज एनर्जी मेथड? सिंपल, प्रीवियस लेक्चर से बात हुई थी कि टोटल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट। तो आप देखें इसमें टोटल एनर्जी कितनी पॉसिबिलिटीज है ना। तो एक बात तो ये दिखाई पड़ रही है कि ये जो हमारा डिस्क है, ये डिस्क क्योंकि एंगुलर मोशन कर रहा है इस टाइप से, तो इसमें मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। बट एंगुलर मोशन है तो दैट विल बी द एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी तो इस डिस्क से मिलेगी। एक मास है, मास मास जो है अप एंड डाउन नीचे ऐसे मोशन करेगा, ये एक लीनियर मोशन होगा। तो इस मास की वजह से हमें एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आएगी। आफ्टर दैट अगर स्प्रिंग को देखा जाए तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन से इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी फॉर्म में आएगी। यहां दिखाई पड़ रही है कि टोटल एनर्जी की अगर सिस्टम में बात किया जाए तो स्ट्रेन एनर्जी इन द स्प्रिंग, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इन डिस्क एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी इन मास, ये एनर्जी देखने वाली है। तो हमारा काम क्या है, इन्हीं तीनों एनर्जीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये मास और डिस्क आपस में इंडिपेंडेंट है। इनके जो मोशन है वो आपस में कहीं ना कहीं से इंटरलिंक है। तो जरा वो भी समझना पड़ेगा कि वो इंटरलिंक कैसे है, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो देखा जाए अभी ये जो स्प्रिंग है इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से, और वापस आने के बाद इसी के ठीक सामने यहाँ पे कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा और इस टाइप से रहेगा। चलिए किसी इंस्टेंट टाइम टी पे एज्यूम करते हैं, हमने इस बॉडी को नीचे घसीटा, छोड़ दिया, या ऑसिलेट कर रहा है। इस वक्त इसकी जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन ये मोशन करेगा। किसी इंस्टेंट टाइम टी पर इसको हमने पाया, ये किसी इंस्टेंट टाइम टी पर यहाँ पर है, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर है, और इस वक्त इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज एक्स है। किसी इंस्टेंट टाइम पर ये अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस आगे है और आगे ही जा रहा है, अभी और आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये आपका एट टी है, एट टाइम। तो ये मास यहाँ पे है। ठीक है। तो जरा देखा जाए कि जब ये मास लीनियर मोशन इतना करेगा तो ये जो हमारा डिस्क है इसमें कितना मोशन आएगा, क्योंकि ये लीनियर मोशन है, इसकी वजह से यहाँ पे एंगुलर मोशन होना है, तो वो देखना है। ठीक। अच्छा, तो इसको जरा कैसे देख रहे हैं कि सपोज दैट इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट ये एक ही स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एक पॉइंट ये है, इसका नाम दे रहे हैं ए। तो पहले ये मास यहाँ पे था तो ये पॉइंट ए यहाँ पे था। जब ये मास एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये पॉइंट कुछ मूव करके यहाँ से
यहाँ आ जाएगा, है ना। अगर इसकी लोकेशन को बात किया जाए डिस्क के सेंटर के रेफरेंस में, तो दिखाई क्या पड़ेगा कि पहले इसकी लोकेशन ये थी और अब इसकी लोकेशन ये है। तो ये आप कहेंगे कि ये थीटा एंगल यहां से मूव कर गया। मींस कहना ये चाह रहे हैं कि मास में जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट x हुआ, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे डिस्क में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, है ना। अब इस x और थीटा के रिलेशन की बात देखनी है कि x और थीटा में क्या रिलेशन है। जरा यहाँ पे आते हैं। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, नेक्स्ट पॉइंट इसका B माने या A डैश मान लेते हैं, A से A डैश। सपोज दैट ये पॉइंट A से मूव करके A डैश पहुंच गया, तो A से A डैश की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम बात करें A डैश, A डैश, ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसका रेडियस r है, एंगल थीटा है, इसमें लगाया जाए एंगल इक्वल टू r का पावर रेडियस, तो A डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? दैट विल बी r इंटू थीटा। A डैश विल बी r इंटू थीटा, है ना। मीन्स ये लेंथ r इंटू थीटा है। जितने टाइम में ये मास यहां से यहां आया है, उतने ही टाइम में ए पॉइंट यहां से यहां गया है। क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, तो ए डैश लेंथ एक्स लेंथ के इक्वल होना ही चाहिए। तो इट मींस इसको हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। या फाइनली कह सकते हैं कि एक्स विल बी आर इंटू थीटा। मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन डेवलप हो गया। ऐसे ही अगर डेवलप करना चाहे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, वी विल गेट x dot equal to r theta dot. It is the relation between the linear displacement and angular displacement. इसी को फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दें, we will get x double dot equal to r theta double dot. This is the relation between the angular acceleration and linear acceleration. तो इतनी बात तो इसकी हमने काइनेमेटिक्स से देख ली। अब जरा बात करते हैं एनर्जीज की, ठीक है। तो हमने बात किया टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। टोटल एनर्जी कितनी है? तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, किसकी वजह से? स्मॉल m की वजह से। दूसरी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है, किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल M, डिस्क की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा एक और स्ट्रेन एनर्जी है, जिसको स्ट्रेन एनर्जी कहें या पोटेंशियल एनर्जी कहें, वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। और ये सारी एनर्जी मिला के हमें क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की वेलोसिटी कितनी है? x डॉट। तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर होता है, दैट विल बी हाफ मास m स्मॉल m, वेलोसिटी कितनी है? जहां v स्क्वायर लिखते हैं वहां क्या लिखेंगे? x डॉट स्क्वायर, दैट विल बी x डॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, है ना। अच्छा, डिस्क इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या होता है? आई दैट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमें जो आई लेना पड़ेगा डिस्क का, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, वो पॉइंट ओ के अबाउट होना चाहिए। एंड वी नो फॉर ए सर्कुलर डिस्क मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज m कैपिटल, उसका रेडियस mr स्क्वायर बाई 2। ये हमें फॉर्मूला वेल नोन है पहले से। तो इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज IO। तो फॉर्मूला क्या बना? हाफ IO, IO की वैल्यू क्या है? दैट इज कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? थीटा डॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक। दैट ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। अब बात करते हैं स्प्रिंग का, ठीक है। तो आप देखें, जब ये पॉइंट ए पॉइंट यहां से ए डैश पहुंच जाएगा, तो ये आर थीटा इसकी डिस्टेंस मूव करेगा, आर थीटा एक्स के बराबर होगा। तो इस स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा, उसे कहें तो चाहे कहें तो ये कहें कि एक्स डिफ्लेक्शन हुआ, या ये कहें और आर थीटा डिफ्लेक्शन हुआ, एक ही बात है ना। क्योंकि एक्स और आर थीटा दोनों इक्वल है, तो ये हो सकता है कि इसमें इससे भी काम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स से काम करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट, और डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, चाहे आर थीटा ले चाहे एक्स ले, हमने यहाँ एक्स लिया, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन बन गई है,
कोई टेंशन की बात नहीं, अभी ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक वेरिएबल थीटा है, इसी को हम बदल के x में कर लेंगे, उस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते थोड़ा इसको। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज m x डॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से आ गया कैपिटल M बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा डॉट है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि थीटा डॉट विल बी x डॉट डिवाइड बाई आर। तो यहां हो जाएगा, अगर थीटा डॉट को रिप्लेस कर दें, वी विल गेट थीटा सॉरी x डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ के कांस्टेंट। देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, तो ये आपका यहां से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, इन दोनों टर्म में से x डॉट स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, दैट इज कॉमन वैल्यू है x डॉट स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, m बाई 2 प्लस m बाई 4। सॉल्व कर लें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2m हो जाएगा, ये अंदर आएगा 2m प्लस कैपिटल M बाई 4। ठीक, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा इसको इक्वेशन आ चुकी है, इसको क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 2m प्लस कैपिटल M बाई 4 इंटू 2 x डॉट, फिर से करेंगे तो x डबल डॉट हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे डिफरेंशियल, हाफ के 2x एक बार आएगा, फिर x डॉट, कांस्टेंट को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन मिल रही है। यहां से भी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट दिखाई पड़ रहे हैं, जहां से दिखाई पड़ रहा है कि ये x डॉट और x डॉट कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। ठीक, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट, अच्छा इस 2 से यहां पे 2 आएगा, तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दैट विल बी, इसको x यहां छोड़ दिया जाए तो x डबल डॉट प्लस 2 को इधर ले जाए, 2k डिवाइड बाई 2m प्लस m, ठीक, इंटू x इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, इस सिस्टम के मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ यही बात करनी है कि वी नो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, एसएचएम की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, y डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में है, y डबल डॉट x डबल डॉट, यहाँ पे x है यहाँ y है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए आपस में, कंपेयर, देन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ओमेगा सिर्फ ओमेगा लेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2k डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्योंकि ये बॉडी हमारी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कर रही है, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई यहाँ पे एक टर्म ऐड करेंगे n, n का मतलब क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क एंड मास। ठीक है, तो यही फ्रीक्वेंसी इस स्मॉल m पर भी लागू होगी और यही फ्रीक्वेंसी इस पर भी लागू होगी, क्योंकि ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का केस है, दोनों मास आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, एक साथ ही ये नीचे आएगा या ऐसे चलेगा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक साथ रहेगी, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज क्योंकि ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट विशेष।